हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी मोटिवेशन चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके, बहुत दिन हो गए थे वीडियोस डाले और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि एनसीईआरटी सोशियोलॉजी के नोट्स या फिर क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए। तो मैं काफ़ी टाइम से व्यस्त चल रहा था थोड़ा, और कमेंट देखकर मुझे पता चला कि नहीं, अभी नोट्स डाल देने चाहिए क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ गए हैं सभी के। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी के बुक्स को रीड किया करिए, जो कि बेसिक लेवल आपको मजबूत बनाने में सहायक होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम जो कि 4 अक्टूबर से होने वाली है प्रीलिम्स, वो अभी पोस्टपोन्ड हो गई है। और आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और वो काफ़ी वेट भी कर चुके हैं इसके लिए, और शायद होप भी खो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप लोग होप ना खोएं, अपनी तैयारी बनाए रखें और हमेशा प्रैक्टिस करते रहें जितना भी हो सके, और एनसीईआरटी के बेसिक्स को अपने मजबूत करते रहें, क्योंकि अगर आपके एनसीईआरटी बेसिक मजबूत नहीं रहेंगे तो आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए कभी भी परिपक्व नहीं हो पाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो के बारे में बता दूं कि आज हम लोग समाजशास्त्र एवं समाज, जो कि हमारा समाजशास्त्र का पहला चैप्टर है, उसका मैं नोट्स अपलोड करने जा रहा हूं और हम लोग इसे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि पूरे चैप्टर का क्या सार रहा है, और उसका नोट्स आपको मिलेगा इसके थ्रू। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अगर आप लोग को समझ में आता है तो इसे प्लीज़ आप लोग कॉपी में राइट करिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समाजशास्त्र एवं समाज पुनरावृत्ति नोट्स से हमने इसे खुद बनाया है और आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। तो पसंद आएगा दोस्तों, ज़रूर लाइक एंड शेयर करना। और मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट भी किया है। और आशा करता हूँ कि आप लोग आगे ऐसे करते रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करेंगे और लाइक्स वगैरह करते रहिए। बस इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम लोग भी वीडियोस आगे लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं स्मृति बिंदु में क्या कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे मैं बता दूं, नोट्स हमेशा पॉइंट वाइज रहेंगे और आपको भी पॉइंट वाइज लिखना रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट वाइज से क्या होता है कि आप याद करने में आसानी हो जाता है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं रहेंगे, नोट्स के थ्रू आप इतना समझ जाओ कि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। हाँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, समाज। एक्चुअली समाज का वर्ड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बोल रहा है, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति मिश्रित विधा के रूप में इसके स्वरूप को इंगित करने के लिए लैटिन के शब्द सोशियस यानी समाज एवं ग्रीक के शब्द ओलॉजी यानी विज्ञान या शास्त्र के संयोग से हुई है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज व्यक्तियों का एक समूह है। जाहिर सी बात है, समाज क्या है, व्यक्तियों का एक समूह है। आखिर समूह को ही तो हम लोग समाज शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं कि वो समाज में कैसे रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है या उनका नेचर कैसा है, या वो कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं या कौन सी जाति से जुड़े हैं। तो इन सब का एक मिश्रण ही तो है और इसे हम लोग समूह का नाम देते हैं। फिर बोल रहा है, इन व्यक्तियों की संस्कृति समरूप होती है एवं एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं और एक समान इतिहास द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। समाज न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि अच्छे जीवन के लिए भी अनिवार्य है। समाज एक निरंतर प्रक्रिया है, यह व्यक्तियों पर थोपा नहीं गया है, यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह आगे बढ़ता है। सामाजिक संबंध सामाजिक संरचना का आधार है। समाज को निरपेक्ष एवं प्रत्यक्ष स्वरूपों में समझा जा सकता है। समाज की मुख्य विशिष्टता परस्पर निर्भरता, सहयोग व विरोध, आपसी समझ, समानता व विविधता, संबंध के संदर्भ में निरपेक्षता तथा प्राकृतिक गतिशीलता है। तो दोस्तों, ऊपर से ओवरऑल यही हम लोग को समझ में आ रहा है कि समाज न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य है। आप अगर किसी समाज में रहते हो और वहाँ पर आपको सुख सुविधाएं या आधारभूत संरचनाएं न मिलें, तो आप एक तरीके से अपने लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाते हो। अगर आप किसी गांव वगैरह में चल जाओ और आप शहर के एक्चुअल निवासी हो और गांव में जाते हो, वहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप जिस चीज़ के आदी हो चुके हो। ओके, तो क्या होता है, एक तरीके से अनिवार्य हो गया समाज हमारे लिए। ठीक है, फिर बोला समाज एक निरंतर प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, समाज हमेशा चलता रहता है। आज कोई है, कोई समाज छोड़ के जाएगा तो कल को दूसरा कोई आएगा और वहाँ पर रहेगा। यह व्यक्तियों पर थोपा नहीं गया है, यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह आगे बढ़ता है। जाहिर सी बात है, ये किसी व्यक्ति पर थोपा नहीं जाता कि नहीं आप इस समाज में आकर ही रहो, बल्कि उसके नेचर में हो जाता है कि वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर ऑटोमेटिक एक समाज का निर्माण हो जाता है। ओके,
फिर बोल रहा है समाज की मुख्य विशिष्टता परस्पर निर्भरता, सहयोग, विरोध, आपसी समझ, समानता, विविधता, ये सब क्या है। समाज में हम लोग को यही सब तो देखने को मिलता है। परस्पर सहयोग रहते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। किसान गेहूं उगाता है तो व्यापारी देता है, व्यापारी क्या करता है मार्केट में उसे पहुंचाता है तो लोग खाते हैं। तो एक तरीके से लोग पैसे देते हैं। तो सब चीज़ें क्या हो एक तरीके से जुड़ी हुई हैं। उसमें प्रतिस्पर्धा रहेगा, लोगों में एक तरीके से प्रतिस्पर्धाएं रहेंगी। व्यापार हो सकती है, व्यापार में प्रतिस्पर्धा हो सकता है, या फिर खेती में हो सकता है। एवरीथिंग, किसी भी चीज़ में आपको हमेशा कम्पिटेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, ये सब समाज का एक हिस्सा है। फिर पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्ट कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किया तथा इसे मानव समाज का विज्ञान कहा। अतः उन्हें समाजशास्त्र का जनक या संस्थापक समझा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप समाजशास्त्र अगर मेंस लिए हो, ऑप्शनल पेपर, और समाजशास्त्र के बारे में अगर आपको लिखना है, तो ये सब चीज़ें देखिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि एक्चुअली समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ है, उनके जनक कौन माना जाता है। तो ये सब आप जानते हैं इसी तरीके से, और इसे आप याद भी रखिएगा, क्योंकि आपके ये आंसर राइटिंग के लिए सब एक एक पॉइंट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आंसर काफ़ी सुंदर बनता है। फिर बोला एक स्वतंत्र विधा के रूप में समाजशास्त्र के विकास में दुर्खाइम, स्पेंसर एवं मैक्स वेबर के योगदान महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर किस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों जैसे मैक्स वेबर, दुर्खाइम और स्पेंसर और जैसे कार्ल मार्क्स, ये लोगों ने क्या किए थे, काफ़ी समाज के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत गहन अध्ययन किए और उसके बारे में अपने विचारधाराएं प्रस्तुत की। तो इन्हीं सबसे क्या हुआ, समाजशास्त्र का एक तरीके से उद्भव हुआ। अब देखिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति, अब कैसे, कब से कब क्या माना जाता है, ये भी देख लेते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई। क्वेश्चन आ सकते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति से क्या आशय है, या उत्पत्ति कब हुई, या उसकी उत्पत्ति के क्या कारण रहे। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो आप वहाँ लिख सकते हो, समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाया जाए। इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो जैसे होता क्या है कि समाज एक तरीके से समूह से बना है, लेकिन समूह में क्या होते हैं, कई जटिलताएं, कई समस्याएं रहती हैं। अब उनको कैसे निवारण किया जाए, उनका समाधान कैसे निकाला जाए, इसी के लिए क्या किया गया, समाजशास्त्र नामक एक विषय तैयार किया गया, जिसमें क्या किया गया, सभी लोगों को एक एक वर्ग में बांट के रख दिया गया, ताकि सभी की समस्याओं को सुना जा सके और उसका समाधान निकाला जा सके। ओके। फिर बोला 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा और 1838 में बदलकर समाजशास्त्र रखा। इस कारण से कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। 19वीं शताब्दी में फ्रांस के विचारक ऑगस्ट कॉम्ट ने जो है वो समाजशास्त्र के जनक उन्हें कहा जाता है। वो पहले समाजशास्त्र का क्या नाम रखे थे, सामाजिक भौतिक रखा था, लेकिन बाद में उसे बदलकर समाजशास्त्र कर दिया था। फिर बोल रहे हैं समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्खिम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचारों का काफ़ी बोलबाला रहा है। यहाँ लिखना भूल गए हैं वो। तो इसमें ये बड़े बड़े विद्वानों का नाम काफ़ी शुमार है समाजशास्त्र के विषय पे, क्योंकि इन्होंने अपने विचारधाराओं से इस विषय को बहुत ही प्रचलित कर दिया और अपने विचारधाराओं से लोगों को एक तरीके से तटस्थ कर दिया कि हाँ, समाजशास्त्र की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता है और इस विषय को अध्ययन करने की आवश्यकता है। ठीक है। फिर बोल रहा है भारत में समाजशास्त्र के उद्भव का विकास का इतिहास प्राचीन है। भारत के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बोल रहा है, बस इतना बता रहा है कि भारत में समाजशास्त्र के उद्भव का विकास काफ़ी प्राचीन है। ओके। अब क्या कर रहा है, समाज की प्रमुख विशेषताएं। देखिए को दोस्तों, क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो एक बार के लिए आपको ये क्वेश्चन तो आसान लगेगा, लेकिन आप दिल में सोचिए, आंख बंद करके सोचिए कि क्या आप इसका उत्तर सही दे पाएंगे। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, या आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने मेंस के ऑप्शनल पेपर को समाजशास्त्र लिया है, ठीक है, आप समाज की प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए क्या है, तो आप एक बार लगोगे सोचने कि अरे यार क्या हो सकता है। आपके पास काफ़ी चीज़ें रहेंगी बोलने के लिए, लेकिन आप एक तरीके से फिक्स नहीं हो पाओगे कि क्या बोला जाए कि तटस्थ उत्तर निकल कर आए। तो आइए देखते हैं क्या है। बोल रहा है समाज अमूर्त है। जाहिर सी बात है, समाज की कोई आकार या उसका कोई एक व्यक्ति नहीं है। समाज क्या है, अमूर्त है। उसका कोई भी रंग रूप, ये वेशभूषा नहीं है। समाज में क्या होते हैं, सभी प्रकार के लोग शामिल रहते हैं। ठीक है। समाज का कोई व्यवस्थित आकार नहीं है। जाहिर से आयकर नहीं है, जाहिर सी बात है। ये क्या है, अमूर्त है, जिसका कोई आकार नहीं है। ओके। इसमें सभी प्रकार के लोग इसमें शामिल रहते हैं। फिर बोल रहा है आश्रित रहने का नियम। प्रत्येक समाज में सभी सदस्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब आप जिस समाज में रहते हो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान करिए। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, अगर आपका कोई बिजनेस है, मान लीजिए आपका एक छोटा सा दुकान है, तो उस दुकान के थ्रू आप कितने लोगों की मदद करते हो।
बगल के चाचा को सामान दे देते हो, बगल के दादी को सामान दे देते हो, तो उन लोगों को कितना हेल्प हो जाता है। और साथ ही साथ क्या पता बगल में कोई तबेला हो जहाँ पर दूध होते हो, तो वो दूध वाला आपको लाकर दूध देता है तो आप चाय पी लेते होगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो एक दूसरे से आश्रित रहती हैं। फिर बोल रहा है समाज परिवर्तनशील है। जाहिर सी बात है दोस्तों, समाज परिवर्तनशील है। आज ये गांव का एरिया है, कल को क्या पता यहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज बन जाए, कल को और आबादी बढ़े तो कुछ और चीज़ें को जोड़ा जाए या कुछ चीज़ें घटाया जाए। तो क्या होता है, परिवर्तनशील रहता है। व्यक्ति जीवन विकासशील होता है, इसलिए समाज भी परिवर्तनशील होता है। जाहिर सी बात है, व्यक्ति जब परिवर्तन करेगा तो समाज भी ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगेगा। समाज में समानता व भिन्नता। प्रत्येक समाज में विभिन्न समानताएं व असमानताएं होते हैं। यह धर्म, जाति, भाषा, पहनावा, खान पान आदि पर आधारित होता है। इसमें मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे कि समाज में क्या होता है, भिन्नता रहता है। जैसे हमारा भारत क्या है, एकता में अनेकता के जो सिद्धांत है यहीं से आया है। और आप ऐसा जान सकते हो कि समाज, अगर आपको जीता जाता उदाहरण देखना है तो आप भारत को ले सकते हो। इसमें प्रत्येक प्रकार की धर्म, जाति, यहाँ तक कि देशों के मतलब विदेशों से लोग आकर यहाँ पर आकर रहते हैं, सभी के लिए कोई सब चीज़ छूट है। भारत ही एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर हिंदुस्तान होने के बावजूद, इसका नाम हिंदुस्तान होने के बावजूद भी ये कभी हिंदू नहीं बना है। इसमें सभी देश के लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, बराबर का सम्मान दिया जाता है और बराबर के नियम कानून सबको दिए जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा समाज की प्रमुख विशेषताएं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है, पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, पारस्परिक सहयोग भी रहेंगे, संघर्ष भी रहेंगे। संघर्ष रहेंगे हर चीज़ में, व्यापार में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है, ठीक है, उद्योग में हो सकता है, स्वास्थ्य में हो सकता है, हर चीज़ में संघर्ष देखने को मिलेगा। तो आपको सहयोग भी देखने को मिलेंगे, लोग एक दूसरे को सहयोग करते फिरते हैं। ओके, आइए देखें आगे क्या है। व्यक्ति और समाज में संबंध क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए बोल रहा है व्यक्ति और समाज में संबंध, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, देखते हैं मनुष्य की क्रियाकलाप समाज से संबंधित है। उसका अस्तित्व और विकास समाज पर ही निर्भर करता है। समाज द्वारा मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करना होता है। व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकती तथा न ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व संभव है। इस दृष्टि से व्यक्ति पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर है। अब देखिए दोस्तों, समाज जो है, जो समाज, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, आपको जैसे कि पता है, क्योंकि वो समाज में रहता है और हर जो जितने भी क्रियाकलाप करता है वो समाज को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो वही बता रहा है कि मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित है। वो जितने भी कार्य करेगा वो समाज को प्रभावित करेगा। ठीक है, फिर बोला समाज द्वारा मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं और गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करना होता है। व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं बन सकती। जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था कैसे संभव है। अगर आप वहाँ, अगर कोई एक एरिया है वहाँ पर व्यक्ति नहीं है या कोई वहाँ पे निवास नहीं कर रहा है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाता है, बेजान या बंजर हो जाता है। वो एरिया एकदम खाली सूना पड़ा रहता है। वहाँ न किसी प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, न किसी प्रकार की आधारभूत संरचनाएं रहेंगी। वो हमेशा खाली ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए व्यक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है समाज की व्यवस्था के लिए। ओके, अब बोल रहा है लास्ट में, इस दृष्टि से व्यक्ति पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर है। यानी व्यक्ति क्या है, समाज पर निर्भर रहता है। जब समाज बनते हैं तो व्यक्ति वहां पर आते हैं, व्यक्ति से सॉरी समाज से व्यक्ति है, व्यक्ति से समाज है। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या बोल रहा है, समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं हमें हमेशा देखने को मिलती हैं। समाज में जो बहुलताएं हैं, बहुलता मतलब किसी चीज़ के आधिक्य या किसी चीज़ का आधिक्य या किसी चीज़ की कमी। ठीक है, तो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रत्येक समाज एक दूसरे से भिन्न है। जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पर इस समय यूपी में हो तो यहाँ की रंग रूप, मतलब भाषा और बोली और रहन सहन, ये सब डिफरेंट पाओगे आप केरल से। केरल के लोग कैसे रहेंगे वहाँ के, तो ये क्या है, भिन्न है। फिर आधुनिक समय से हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं। आधुनिक समय से हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे मान लो आप यहाँ पर हो यूपी में और आपका कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है कि मान लो एक तरीके से बॉम्बे में, आप मुंबई जाते हो, वहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आप काम करते हो तो वहाँ के आप सदस्य बन जाते हो। आपका परिवार यूपी में है, फिर आप वहाँ पर रहने लगते हो, फिर आपका बेटा जब बड़ा होता है वो कहीं और जाकर रहता है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिर बोल रहा हम दूसरे समाजों से अंतर्क्रिया करते हैं एवं उन समाजों की संस्कृति को ग्रहण करते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, अगर आप बॉम्बे में, अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो आप बॉम्बे में जाते हो तो वहाँ से जुड़ जाते हो। वहाँ के लोगों का रहन सहन जैसा रहता है आप वैसा रहने लगते हो, वहाँ की संस्कृति को अपनाते हो। जितने भी पूजा पाठ त्यौहार होते हैं आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो। तो ये सब क्या है, ये सब सामाजिक समानताएं ही तो हैं। फिर बोल रहा है इस तरह आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति को ग्रहण
करते हैं। जाहिर सी बात है, जो हम संस्कृति अपनाते हैं वो दूसरे लोग भी अपनाने लगते हैं। आप अगर कहीं जा रहे हो, वहाँ पे जो पूजा पाठ होगा तो आप भी उसमें संलिग्ध हो जाओगे, फिर जो आप पूजा पाठ करोगे तो वहाँ के लोग आप में जुड़ जाएंगे। ओके, फिर इस तरह आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति है और हमारा समाज एक बहुलवादी समाज, एक से ज़्यादा समाज में बदलता जा रहा है। हमारे समाज में असमानता समाजों के मध्य केंद्रीय बिंदु है। अब हमारे समाज में जो असमानता है वो बहुत सेंटर चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से देखने को मिलता है। क्या है? अमीरी और गरीबी। ये चीज़ें हमें समाज में ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर देखने को मिलती है। तो ये हमारा एक क्या हो जाता है, केंद्र बिंदु हो जाता है। कुछ वर्ग अमीर रहते हैं, कुछ वर्ग गरीब रहते हैं, तो ये खाई जो है ना, ये केंद्र बिंदु बन जा रही है। ठीक है, फिर लास्ट में सेकंड पॉइंट आ रहा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी का किसी न किसी संस्कृति से संबंध है, जो व्यक्तित्व विकास हेतु व्यक्तियों की जीवन निर्वाह प्रक्रिया को निर्धारित करती है। समाज किसी खास प्रक्रिया की विशेष रूप से बढ़ावा देता है, जिसमें व्यक्ति संबंध अनेक आयामों स्वरूपों को विकसित करता है। अब कह रहा है मानव एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं, हम सभी का किसी न किसी संस्कृति से संबंध है। आपका भी संबंध होगा किसी न किसी संस्कृति से। ठीक है, जो व्यक्तित्व विकास हेतु व्यक्तियों की जीवन निर्वाह प्रक्रिया को निर्धारित करती है। यानी अगर आप जिस संस्कृति से आ रहे हो, जिस कल्चर से आपका, या फिर जहाँ पर आप रहन सहन रहे हो, वो क्या करता है, आपके विकास में सहायक देता है। ठीक है, अगर आपका कोई संस्कृति ही नहीं रहेगा तो आप मान लो एक तरीके से आप अगर आप भगवान की पूजा करते हो या अल्लाह की पूजा करते हो तो आपका उसमें निष्ठा भावना रहता है, आप उनको मानते हो, आप उनसे प्रार्थना करते हो, आप अपने इच्छाओं को जाहिर करते हो और उनसे आप शक्ति लेते हो और उसी के दम पर आप आगे बढ़ते जाते हो। तो क्या होता है, हर लोग अपनी अपनी संस्कृति को अपनाता है, हर लोग अपनी संस्कृति को अपनाता है, हर लोग उनसे शक्तियाँ लेता है, आगे बढ़ता है। अगर यही चीज़ न रहे तो क्या होता है, एक तरीके से मानव भटकने लगता है। अब उसको समझ नहीं आता है आगे क्या किया जाए, काफ़ी दिक्कतें होती हैं अगर संस्कृति नहीं रहती हैं। ठीक है, तो संस्कृति सिर्फ यहाँ पे धर्म में ही नहीं लिया जाता है, बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे संस्कृति में कार्य आ जाते हैं, जो त्यौहारें हैं। ठीक है, अब बोल रहा है इस परिप्रेक्ष्य में मानव समाज पशु समाज से अलग है। मानव प्राणियों की अपनी संस्कृति और गतिशील संरचना संचार व्यवस्था है। यद्यपि पशु समाज की न कोई संस्कृति होती है तथा न संचार की कोई गतिशील स्वरूप है। तो जाहिर सी बात है, मानव समाज जो है पशु समाज से काफ़ी भिन्न है। उसके पास दिमाग है, मानव के पास दिमाग है, वो सोच सकता है। ठीक है, उसके पास भाषाएं हैं, वो कई भाषाओं को बोल सकता है। जिस भाषा को नहीं बोल सकता है उसे वो सीख के बोल सकता है। ओके, लेकिन पशुओं में ऐसे नहीं रहती है। इसलिए क्या होता है, मानव समाज हमेशा पशुओं से अलग होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है पशुओं का व्यवहार शिक्षाप्रद होता है, इसके विपरीत हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। मानव समाज गतिशील एवं पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है, जिसका औचित्य समरूप समान तथा आपस में अंतःक्रिया करता है, जबकि पशु गतिहीन होता है। तो यहाँ बता रहा है पशुओं का व्यवहार क्या है, वो शिक्षाप्रद होता है, मतलब उनके पास बुद्धि कौशल नहीं रहती है। इसके विपरीत हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हम लोग गतिशील रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर आधारित रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये हम लोगों का क्या है, अंतःक्रिया है। लेकिन यही चीज़ हम लोग को पशुओं में देखने को नहीं मिलती है। अगर आप दोस्तों मेरी बात को नोटिस कर रहे होगे तो ये एक तरीके से चैप्टर ही पूरा चल रहा है। हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कैसे उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, उसके बाद हम लोगों ने हम लोग तुलना करने लगे कैसे कैसे उसका उद्भव हुआ। ठीक है, अब देखो पशुओं से तुलना की जा रही है, तो ये चैप्टर ही हम लोग चल रहा है एक तरीके से। लेकिन नोट्स है, तो अब नोट्स है तो जाहिर सी बात है चैप्टर के कुछ अंश आपको देखने को तो मिलेंगे ही, बाहर से तो कुछ आएगा नहीं। अब देखिए समाजशास्त्र, अब यहाँ से आप कुछ समाजशास्त्र के बारे में जानेंगे। एक्चुअली समाजशास्त्र क्या है, या फिर इसके कितने रूप हैं, या इसकी प्रकृति कैसी है, अब यहाँ से आप लोग जानेंगे। देखिए बोल रहा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हम सभी को पता है समाजशास्त्र क्या है, व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला एक विज्ञान ही तो है, जहाँ पर समाज में जितने मनुष्य या फिर जितनी जाति प्रजातियाँ रहती हैं उन सभी में एक तरीके से क्या करना, व्यवस्था स्थापित करना और समानता बनाए रखना। ओके, वही समाजशास्त्र है। फिर बोला समाजशास्त्र दो प्रकार को यहाँ बताया, समष्टि समाजशास्त्र और व्यष्टि समाजशास्त्र। समष्टि में किसे रखा है, बड़े समूहों, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन होता है, और व्यष्टि में आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन होता है। तो दोनों समूहों को दो वर्ग में बांटा है। समष्टि समाजशास्त्र जहाँ पे बड़े समूह, संगठन और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना रहता है। ठीक है, जो कोई ग्रुप हो गया या फिर कोई समूह हो गया या कोई निश्चित जाति का हो गया या किसी निश्चित धर्म का हो गया। ओके, और सेकंड वाली व्यष्टि में होता है कि आमने सामने की अंतःक्रिया, आमने सामने की मतलब एक व्यक्ति किस तरह व्यवहार कर रहा है, कौन से परिप्रेक्ष्य में रह के या कौन से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रह के व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं व्यष्टि समाजशास्त्र में।
अब आ रहा है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक एवं समग्र अध्ययन का विषय है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक एवं समग्र अध्ययन का विषय है। जाहिर सी बात है, समाजशास्त्र क्या है, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो वो वैज्ञानिक एवं समग्र अध्ययन का विषय भी कहा जा सकता है। ओके, अब बोल रहा है कुछ मुख्य विचारकों द्वारा समाजशास्त्र की परिभाषाएं, ये भी जान लेते हैं भैया कि क्या कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या बताया है समाजशास्त्र के बारे में। तो पहले आते हैं इमाइल दुर्खइम। ठीक है, बोलते हैं समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों, ठीक है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का विज्ञान है। मानव व्यक्तित्व जैसे ज्ञानात्मक चिंतन, क्रियात्मक व्यवहार तथा कॉग्निटिव बिहेवियर तथा प्रभावित आवेश अफेक्टिव फीलिंग में सामाजिक तथ्यों का समावेश है। ये सामाजिक तथ्य मानव मस्तिष्क के बाह्य आयाम है जो सामाजिक तंत्र के सुपोषण हेतु मानव व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। दुर्खाइम के अंतर्गत सभी सामाजिक तथ्यों में समाजशास्त्र की विषय वस्तु अंतर्विष्ट समाहित है। यानी समाज जो दुर्खाइम है उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है वो सभी चीज़ों से एक तरीके से जुड़ा हुआ है, और जो समाजशास्त्र है वो पूरे मानव समूह को निर्धारित करता है और उन्हें प्रभावित करता है। ओके, और सामाजिक तथ्यों का समावेश करता है, यानी समाज में जो जो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कैसे घटित हो रहा है, इन सब के बारे में समाजशास्त्र बतलाता है। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि सभी सामाजिक तथ्यों में समाजशास्त्र की विषय वस्तु अंतर्विष्ट यानी समाहित है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाव हाउस के अनुसार समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। अब ये इन्होंने बोला है छोटे में कि समाजशास्त्र जो है मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है, यानी मानव का मस्तिष्क किस प्रकार बिहेव कर रहा है। जाहिर सी बात है, हम लोग कुछ भी करते हैं तो अपने मस्तिष्क के निर्देशानुसार ही कार्य करते हैं। अगर आप सांस ले रहे हो तो आपका दिमाग ही आपको कंट्रोल कर रहा है, सांस लेने के लिए बोल रहा है। अगर आप हाथ उठाते हो या पैर चलाते हो या जैसा भी बिहेवियर करते हो या व्यवहार करते हो, वो क्या होता है, मस्तिष्क के माध्यम से होता है। तो वो समाजशास्त्र को एक तरीके से मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन बताते हैं। कौन? हॉबहाउस। अब आते हैं नेक्स्ट 3, पार्क और बर्गेश के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है। अब इन्होंने बताया एक तरीके से समाजशास्त्र जो है एक सामाजिक व्यवहार, यानी एक समाज में जितने समूह रहते हैं उनके व्यवहार कैसे हैं उसका अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है इनके अनुसार। मैक्स वेबर इनके अनुसार क्या है, मानवीय क्रियाओं का लक्ष्य निर्धारित होता है। मैक्स वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र ये लगता है यहाँ काट दिया है, समाजशास्त्र के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का लक्ष्य निर्धारित होता है जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। सभी मानव प्राणी दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य में लगे रहते हैं। अब इनका कहना बहुत हद तक बहुत ही सही है कि जो समाजशास्त्र मानवीय क्रियाओं का लक्ष्य निर्धारित होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का लक्ष्य निर्धारित होता है कि मानव किस लक्ष्य की ओर जा रहा है, यानी वो जैसा कार्य करेगा वैसे ही लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेगा। अगर वो डकैती चोरी चकारी करता है तो उसका भविष्य जैसा होगा, अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान बनेगा तो उसका लक्ष्य कैसा होगा। ठीक है, वही बोल रहा है जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। सभी मानव प्राणी दिए गए उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य में लगे रहते हैं, यानी सभी मानव प्राणी का अपना अपना एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए वो अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। जैसे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो IAS IPS बनने के लिए। ओके, आई होप कि आप सभी पढ़कर एक दिन ऐसे ही IAS ऑफिसर बने और अपने देश का नाम, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समाजशास्त्रीय अभिरुचि के उद्देश्यों की 3 सामान्य संकल्पनाएं। समाजशास्त्री अभिरुचि के उद्देश्यों की 3 सामान्य संकल्पनाएं। अब देखते हैं समाजशास्त्री जो हैं उनके जो उद्देश्य अभिरुचि, यानी उन्होंने जो इस पे अपना एक तरीके से जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा या फिर जिस तरीके से उन्होंने इसके बारे में बताया उसके कौन से उद्देश्य रहे और उसकी उस उद्देश्य की क्या संकल्पनाएं रहीं। ठीक है, तो पहला आता है सामूहिक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या कह रहे हैं कि ज्ञानात्मक रूप से, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में कह रहे हैं ज्ञानात्मक रूप से, यानी कॉग्निटिवली यानी विश्व को सुव्यवस्थित करने के अर्थ एवं साधन जिनका उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जिन्हें उसमें सामाजिकृत किया गया है अपना निरंतर अस्तित्व है। यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ज्ञानात्मक रूप से विश्व को सुव्यवस्थित करने के अर्थ एवं साधन, सामूहिक प्रतिनिधित्व यहाँ बता रहे हैं कि देखो आप सिर से समझो कि जो समाजशास्त्री उन्होंने अभिरुचि क्यों ली, मतलब इस पे इतना इंटरेस्ट क्यों लिया समाजशास्त्र को बनाने के लिए। तो उनका पहला जो उद्देश्य था सामूहिक प्रतिनिधि था। ठीक है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें ये बताया गया कि ज्ञानात्मक रूप से विश्व को सुव्यवस्थित करने के अर्थ एवं साधन, यानी विश्व में जितने भी प्रकार के लोग हैं उनको एक तरीके से सुदृढ़ किया जाए
और वहाँ पर जितने भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुव्यवस्थित किया जाए, और साथ ही साथ जिनका उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जिन्हें उसमें सामाजिकृत किया गया है अपना निरंतर अस्तित्व है, यानी वो उन व्यक्तियों को जो बाहर हैं, मतलब जो समाज के अंतर्गत नहीं है और जो बाहर हैं उनको भी सामाजिकृत किया जाए, जिनका अपना अपना खुद का अस्तित्व है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बाहर है उनको छोड़ दिया जाए, उनको सामाजिकृत नहीं किया जाए, ऐसा नहीं है। उनको भी उसमें उसके मुख्य विचारधारा में लाया जाए और उनको भी वैसा ही सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाया जाए। ओके, दूसरा आता है संबंधों के प्रतिमान के अर्थ में सामाजिक संरचना। संबंधों के प्रतिमान में यानी सोशल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं जिसका व्यक्तियों और समूहों के अतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व है। किसी खास समय में ये व्यक्ति और समूह इस सामाजिक संरचना में स्थान ग्रहण करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसका व्यक्तियों और समूहों के अतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व है, ये कौन से लोग हो सकते हैं? ये आदिवासी हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो समूह होता है ना वो स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है, यानी ये समाज के नियम कानूनों का पालन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है किसी खास समय में ये व्यक्ति और समूह इस सामाजिक संरचना में स्थान ग्रहण करते हैं, यानी एक समय ऐसा भी आता है जब इनको हार मानकर या एक तरीके से इनको लगता है कि हाँ हमें भी उस सामाजिक संरचना से जुड़ना चाहिए, तो वो बाद में आकर जुड़ जाते हैं। वैसे वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 3, अर्थपूर्ण सामाजिक व्यवहार। क्या कह रहा है? इस विचार के अनुसार समाज नाम की कोई चीज नहीं है, केवल व्यक्ति एवं समूह सामाजिक संबंधों को कायम करने के लिए एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। और थर्ड इनका है अर्थपूर्ण सामाजिक व्यवहार, यानी इनका कहने का है अर्थ यह है कि समाज नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस व्यक्ति जहाँ पर जहाँ पर अपने अंतःक्रिया करता है, जहाँ पर कार्यभार संभालता है या जहाँ पर रहता है या जहाँ की वो दिनचर्या को अपनाता है, वही क्या हो जाता है? समाज बन जाता है। तो ये एक तरीके से तीनों इनके उद्देश्य रहे इस विषय में इंटरेस्ट लेने के। तो कौन कौन से थे आप फिर से एक बार देख लो। कहाँ गए? सॉरी, पहला सामूहिक प्रतिनिधित्व, दूसरा संबंधों के प्रतिमान के अर्थ में सामाजिक संरचना, तीसरा अर्थपूर्ण सामाजिक व्यवहार। अब आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे। बोल रहा है समाजशास्त्र विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन की अपेक्षा सामान्यीकरण का विज्ञान है। जाहिर सी बात है, समाजशास्त्र में लोग जो विशेष होते हैं उन पे महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि इस बात पे महत्व दिया जाता है कि कैसे सबको सामान्य मुख्य धारा में लाया जाए। ठीक है, सभी के लिए एक समान व्यवस्था हो, सभी के लिए समान आधारभूत संरचना हो और सभी के लिए सामान्य सुदृढ़ वस्तुओं और चीज़ों का आपस में लेन देन हो। ओके, तो ये एक तरीके से सामान्यीकरण का विज्ञान है। फिर बोल रहा है यह मानव समूहों सामाजिक क्रियाओं समाजों तथा उनकी संरचनाओं का सामान्यतः सामान्यीकरण करता है। जाहिर सी बात है, मानव समूह सामाजिक क्रियाओं, जैसा कि मैंने बताया कि मानव समूहों में समानता हो, सामाजिक क्रियाओं में समानता हो, ठीक है, और समाजों तथा उनकी संरचनाओं का समानता हो। फिर बोल रहा है यह बुद्धि संगत यानी रेशनल तथा अनुभूति एम्पेरिकल दोनों विज्ञान है। यह तथ्यों का संग्रह करता है, उन्हें वर्गीकृत करता है तथा उनके परस्पर संबंधों को प्राप्त करता है, जिनका न्यूनतम त्रुटि तथा अधिकतम पूर्णता के साथ अनुभूतिक प्रमाणों यानी एम्पेरिकल एविडेंस के द्वारा सत्यापन किया जाता है। एक तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहा है कि यह बुद्धि संगत तथा अनुभूति मूलक दोनों विज्ञान है। यानी ये जो समाजशास्त्र है वो बुद्धि संगत यानी रेशनल और एम्पेरिकल दोनों विज्ञान, ये तथ्यों का संग्रह करता है। समाजशास्त्र जो है वो वहाँ तथ्यों का संग्रह करता है कि कौन सा व्यक्ति कितना कम त्रुटि कर रहा है और कितना ज़्यादा अपने आप को पूर्ण बना रहा है। यानी जैसे अगर आप एक तरीके से इस एग्जाम्पल में ले सकते हो कि कोई व्यक्ति जो है अपने आप को किसी अपने आप में कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे प्राप्त करता है और आगे जाकर देश का नाम या फिर और विश्व में अपना नाम करता है, तो क्या होता है, उनके तथ्य को रखा जाता है, ठीक है, और उनके तथ्य को रखने के साथ साथ उनको एक तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर यही कहने का अर्थ है कि न्यूनतम त्रुटि तथा अधिकतम पूर्णता के साथ अनुभूतिमूलक प्रमाणों के द्वारा सत्यापन किया जाता है। यानी उनको एक तरीके से वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति है जिसने समाज की संरचना में अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। तो एक तरीके से ये तथ्य भी रखा जाता है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होगे मेरी बातों को। शायद मैं अच्छे से इसे डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे। फिर बोल रहा है समाजशास्त्र समाज का विश्लेषण करता है। जाहिर सी बात है, समाजशास्त्र समाज के बारे में देख परख करता है, तर्क वितर्क करता है और वहाँ के रहन सहन के लोगों को जानता है, कैसे उनका बिहेवियर है, क्या है, तो एक तरीके से विश्लेषण करता है। फिर बोल रहा है इसका केंद्र बिंदु समाज का उद्भव है। जाहिर सी बात है, समाज का उद्भव कैसा रहेगा वही उसी के हिसाब से तो ही विश्लेषण कर पाएंगे।
फिर बोला यह मुख्य सामाजिक इकाइयों और उसकी गतिशीलता की व्याख्या करता है। मुख्य सामाजिक इकाइयों और उसकी गतिशीलता की व्याख्या करने का अर्थ यही हुआ कि वो किस प्रकार अग्रसर हुआ, समाज में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं और वहाँ की जो परिवर्तनशीलता की गति है वो किस प्रकार रही है, तो इसका भी अध्ययन करता है। अब आते हैं, बोल रहा है समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करने के संबंध में दो संप्रदाय पाए जाते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र को निर्धारित करने के संबंध में दो संप्रदाय पाए जाते हैं। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। पढ़ते हैं फॉर्मल स्कूल क्या है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूपों आकारों का अध्ययन करते हैं। इस उपागम यानी अप्रोच के प्रमुख समर्थक वेबर, इस्माइल, साइमल, विवरकांट वार्ड एवं वान वाइस हैं। तो पहला जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर हेडिंग में पढ़ा कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करने के संबंध में दो संप्रदाय पाए जाते हैं। तो दो संप्रदाय कौन से? पहला स्वरूप। तो स्वरूप वाले में क्या होता है, समाज की आकार को देखा जाता है, कितना बड़ा आकार है वो, ठीक है। सामाजिक संबंधों के विशेष में स्वरूपों का अध्ययन है, ओके, उनके आकार का अध्ययन है कि समाज कितना बड़ा है, वहाँ पर कैसे कैसे या फिर कितने मात्रा में लोग हैं, ओके। फिर सेकंड आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक में क्या है, यह संप्रदाय सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पर मुख्य रूप से जोर देता है। सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पर मुख्य रूप से जोर देता है, जो कि सामाजिक जीवन की सामान्य स्थितियों का अध्ययन करता है, यह समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता है, ठीक है। अब ये क्या है, जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, इसमें क्या होता है, समाज के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट वाले में हम लोग आकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि इसका ये आकार है तो इसमें इतनी प्रकार की जातियां या इतने जनसंख्या हो सकती है। लेकिन जो दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय है, इसमें पूरा समग्र अध्ययन किया जाता है। इसमें आकार से लेकर वहाँ के सामान्य जीवन से लेकर वहाँ की स्थितियों से लेकर हर चीज़ का अध्ययन किया जाता है। इसके सपोर्ट में रहे दुर्खिम, हॉबहाउस और सारोकिन इस संप्रदाय के प्रमुख विचारक रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता है। दो बार हो गया है, सॉरी। भारत में समाजशास्त्र के, इसको काट दीजिएगा, अध्ययन की आवश्यकता, ठीक है। आइए, भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, सॉरी ये गलत हो गया, संप्रदायवाद, जातिवाद आदि समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। दोस्तों, हम लोग को पता है भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर एकता में अनेकता निवास करती है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर भाषा, संप्रदाय, जाति और इसी प्रकार के धर्म, ये सब प्रकार की समस्याएं तो रहेंगी। तो इसी को सुलझाने के लिए क्या किया जा रहा है, समाजशास्त्रीय अध्ययन को आवश्यक माना जा रहा है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट में, इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, भारत में इतनी समस्याएं हैं, इसीलिए समाजशास्त्र का अध्ययन काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहा है। फिर बोल रहा है दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन होता है। दूसरे समाजों के साथ भी तुलनात्मक अध्ययन होता है भारत में, कि वो समाज कैसा है, हमारा कैसा है, यूपी के कैसे लोग हैं, बिहार के कैसे हैं, मुंबई के कैसे हैं, केरल के कैसे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के कैसे हैं। तो इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन होता रहता है। फिर बोल रहा है सामाजिक गतिशीलता के बारे में पता चलता है कि सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में ऐसा जान सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने प्रगति किया, किस प्रकार वहाँ की जनसंख्या ने अच्छा काम किया, या फिर किस प्रकार वहाँ के लोगों ने अपने राज्य का नाम रोशन किया या अपने समाज का नाम रोशन किया। तो इस तरीके का बारे में भी पता चलता है इसके अध्ययन से। अब आते हैं हम लोग समाजशास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। मुख्य विशेषताएं, प्रकृति की मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। ये ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, समाजशास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो इसे भी आप जान लीजिए। बोला समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। जाहिर सी बात है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यहाँ पर हम लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं, न कि प्रकृति के बारे में, ओके। ये एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, नेचुरली नहीं होता है, ये आपको देखने को हमेशा मिलेगा, ठीक है। दूसरा है समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र में क्या होता है, किसी का पक्ष नहीं लिया जाता है, सभी को एक समान मानकर देखा जाता है, न कि किसी के लिए, एक विशेष के लिए आदर्श अपनाया जाता है, ओके। तो ये भी एक तरीके से इसकी प्रकृति ही हुई। फिर बोल रहे समाज अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि समाज का न तो कोई आकार होता है, न कोई रंग होता है, न कोई रूप होता है। यहाँ पर निवास करने वाले जितने भी धर्म, जाति या संस्कृति हैं, वो सब एक समान रूप में होते हैं, इसलिए ये क्या है, अमूर्त हैं। अमूर्त के सेंस में आप किसे मान सकते हो, जिसका कोई आकार, रंग, रूप न हो, ओके। तो वही है अमूर्त, न कि मूर्त, ओके।
फिर बोला है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान न कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ये सामान्यता के सामान्यीकरण पर आधारित है। हर चीज़ को सामान्य रूप से देखना, ठीक है, न कि किसी चीज़ को एक विशेष महत्व देना या दर्जा देना, ऐसा नहीं है समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र में सामान्यीकरण का जोर दिया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। बौद्धिक विचार के सेंस में दोस्तों ऐसे मतलब विचार जिसके माध्यम से समाजशास्त्र उपना मतलब पनपा और उत्पन्न हुआ, और समाजशास्त्र विषय आज हम लोग रीड कर रहे हैं। तो कैसे हुआ आइए देखते हैं। बोल रहा है सॉरी हाँ, प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मनोविज्ञानियों ने समाज के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। तो यहाँ पे बता रहा है कि किस प्रकार प्राचीन यात्रियों ने एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करके समाज के बारे में बताया, आधुनिक सभ्यता की खोज को प्रभावित किया। ओके, फिर उसके बाद कैसे उपनिवेशी शासकों ने यानी इंग्लैंड ने भारत में आकर अपने समाज को स्थापित करने की कोशिश की, या फिर मनोवैज्ञानिकों ने समाज के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाया। तो इन सब के बारे में हम लोगों को क्या होता है समाजशास्त्र की रचना के बारे में पता चलता है। अब ये रचनाएं कैसी रहीं आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, पहला पॉइंट आ रहा है सरल समाज एवं जटिल समाज। ठीक है, ये रचना पहला है सरल समाज एवं जटिल समाज। देखिए क्या बोल रहा है, समाज का स्वरूप सरल एवं जटिल हो सकता है। जाहिर सी बात है, सरल कब होगा जब वहाँ पर एक सब चीज़ सामान्यकरण रहे, हर चीज़ के लिए सामान्य रहे, किसी के साथ भेदभाव न हो। ओके, जटिल कब होगा जहाँ पर हर चीज़ के लिए नियम कानून बने, या फिर सभी चीज़ों को एक कठोरता पूर्वक वर्ग में बांट दिया जाए, वो जटिल हो जाते हैं। ये आगे बताएगा आपको कैसे होते हैं। फिर बोला यह मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है, हम जिस समाज में रहेंगे वहाँ पर सरल या जटिल समाज देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, यह सभी सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बिना हमारा जीवन रहना असंभव है। मनुष्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अकेला नहीं कर सकता, हमें समाज की आवश्यकता होती है। समाज हमें सुरक्षा, नातेदारी, पहचान एवं अपनापन का भाव प्रदान करता है। तो ये एक तरीके से सरल समाज का एक उदाहरण दे रहा है, मुझे लग रहा है, जहाँ पर आप क्या होता है, आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अकेले नहीं कर सकते, हमेशा आप एक दूसरे से सहयोग लेते रहते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप किसके माध्यम से जा रहे हो, आपके पीछे आपके सहयोगी, आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ लगे रहते हैं, आप उनके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, उद्देश्य हमेशा कोई भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, हमेशा कोई किसी न किसी उद्देश्य के पूर्ण के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। फिर बोल रहे हमें समाज की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, हमें अगर कुछ करना है तो आपको समाज की आवश्यकता होगी। आप किसी बंजर इलाके में जाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ पर वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा। आप जब भी रहोगे समाज के इर्द गिर्द ही रहोगे। फिर बोल रहा है समाज हमें सुरक्षा, नातेदारी, पहचान। जाहिर सी बात है, आप समाज में रहते हो तो आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान किया जाता है, पुलिस वगैरह हमेशा आपके लिए हमेशा तत्पर रहती है। ओके, हमेशा आपके साथ न्यायालय हमेशा खड़ा रहता है, सुप्रीम कोर्ट जो कि आपके मानवाधिकार की रक्षा करता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको सुरक्षा प्रदान भी करता है समाज। फिर बोल रहा है भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। जाहिर सी बात है, भारत खुद अपने आप में ही इतनी चीज़ों का मिश्रण है कि इसमें जटिलता का भाव उत्पन्न होने लगता है। फिर बोल रहा है सरल समाज में श्रम विभाजन नहीं होता, जबकि जटिल समाज में देखने को मिलता है। अब सरल समाज में श्रम विभाजन नहीं होता है और जटिल समाज में देखने को मिलता है, इससे क्या तात्पर्य है? यही तात्पर्य कि श्रम विभाजन नहीं होता है समाज में। सरल समाज में क्या होता है, सभी के लिए एक निश्चित नियम बन जाते हैं कि आप, हाँ, अगर आप महिलाएं हैं तो आपके लिए कोई मतलब आपको कम काम दिया जाएगा, आप पुरुष हैं आपको कठोर थोड़ा काम दिया जाएगा, और हर चीज़ को सामान्य बनाए रखा जाता है। लेकिन जटिल जहाँ रहता है तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें को बदला जाता है, हमेशा कठोरता का नियम पालन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जिससे वो जटिलता अपने आप दिखने लगती है। ऐसा आगे बताएगा कब हुआ। देखिए 19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण किया गया। 19वीं शताब्दी में किया गया जब उस टाइम इंग्लैंड का शासन था। तो देखिए क्या बोल रहा है कि आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे शिकारी टोलियाँ, संग्रहकर्ता, चरवाहे एवं कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं, ये जो थी ना वो सरल समाज थी। उस टाइम क्या था, ज़्यादा नियम कानून नहीं थे, सभी लोग फ्री माइंड मस्त मौला रहते थे। शिकारी टोलियां रहती थीं, संग्रहकर्ता, चरवाहे रहते थे, अपने मन से जहाँ भी गए अपना चरवाहा लेकर मतलब अपने भेड़ बकरियों को चरवा दिए, या फिर जहाँ पर भी मन हुआ वहाँ पे छोटा सा उद्योग लगा दिए या खेती करके बेच दिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी, उस टाइम सरल समाज था। लेकिन फिर क्या हुआ, आधुनिक समाजों के प्रकार जैसे औद्योगिक समाज जो कि जटिल समाज के अंतर्गत आता है। औद्योगिक समाज में क्या हुआ, काफ़ी नियम कानून बनने लगे,
कोई भी अगर काम करता था, कहीं भी जाकर रहता था, उसके लिए टैक्स देना पड़ता था उसको, ठीक है। कोई चीज़ का उपयोग कर रहा है तो उसको टैक्स भरो। अगर आपके ऊपर बहुत सारे नियम कानून लाद दिए जाते थे तो वो क्या हो जाता था, जटिल समाज हो जाता। फिर डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव था। यहाँ पर बोल रहा है आरंभिक समाजशास्त्री विचारों पर दृढ़ प्रभाव ये था। अगर आपको याद होगा डार्विन के जीव विकास के बारे में, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डार्विन ने यही समझाया था कि वही जीव बचा रहेगा जो सरवाइव कर पाएगा। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार पहले बहुत सारे जीव रहते थे, लेकिन जब पृथ्वी का तापमान बढ़ा और या फिर पृथ्वी का तापमान बहुत कम हुआ तो लोग जैसे जैसे जानवर जो थे अपने आप को सरवाइव कर पाए, वो आज तक जीवित रह गए, जो नहीं कर पाए वो विलुप्त हो गए। यही ना डार्विन ने कहा था। और भी डार्विन की बहुत सारे मतलब अपने बातें थी, जैसे कि किस प्रकार कोई भी बैक्टीरिया उत्पन्न होता है किसी वस्तु से, या किस प्रकार जिराफ का गर्दन ऊंचा खाते खाते लंबा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने अपने बातों को रखा था, लेकिन ये बहुत ही मुख्य था कि जो सर्वाइव कर जाएगा वही बचा रहेगा। ओके, तो ये भी समाजशास्त्री विचारों पर दृढ़ प्रभाव था एक तरीके से। फिर बोल रहा है ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। तो जाहिर सी बात है, आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लैंड में किस प्रकार 16वीं और 17वीं शताब्दी में किस प्रकार क्या कहते हैं यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन हुआ, जहाँ पर शिक्षा के लिए काफ़ी लोगों ने आंदोलन किया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उस टाइम पे बहुत सारी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, मुझे नाम नहीं याद है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो उस टाइम पे ऐसे हुए जो किसको बल दिया, व्यक्तिवाद पर बल दिया, यानी लोगों के ऊपर बल दिया कि लोगों का विकास होना चाहिए, लोगों की बौद्धिक क्षमता बढ़नी चाहिए। ओके, तो ये सब क्या थे, बदलने लगे, सरल समाज से ये सब जटिल समाज की ओर आगे बढ़ने लगा। फिर आगे देखिए क्या बोलता है, भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। भौतिक मुद्दे कौन से जिनकी समाजशास्त्र में रचना में भूमिका है, या फिर औद्योगिक क्रांति से आया बदलाव एवं पूंजीवाद। ठीक है, तो समाजशास्त्र में भूमिका है तो पहला आता है औद्योगिक क्रांति से आए बदलाव एवं पूंजीवाद। अब औद्योगिक क्रांति से क्या बदलाव आए देख लेते हैं वो भी। बोल रहा औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो औद्योगिक क्रांति आई वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। मालिकों के हाथों में सब काम होता था, श्रमिकों को अपने हिसाब से तनख्वाह देते थे और अपने पैसा रखते थे। अमीर अमीर होता चला जाता था, गरीब गरीब होता चला जाता था। फिर बोल रहा पूंजीवाद आर्थिक आर्थिक कदम आर्थिक आर्थिक कदम की एक व्यवस्था जो कि बाजार विनिमय पर आधारित है। यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वही बता रहा है। फिर बोल रहा है औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे यही पूंजीवादी व्यवस्था एक प्रमुख शक्ति थी। फिर बोल रहा है यद्यपि निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित थे, बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की और माल सेवाएं एवं श्रम वस्तुएं बन गई जिनका निर्धारण तार्किक गणनाओं के द्वारा होता था। अब जो बाजार जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई तो वहाँ पर क्या हुआ, मालों को बेचने के लिए बाजार स्थापित किए गए। जब बाजार आया तो क्या हुआ, एक तरीके से प्रमुख साधन बन गया किस चीज़ का, माल सेवाओं और वस्तुओं का। ठीक है, तो ये एक तरीके से बदलाव आया। फिर बोल रहा है इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था, हम सभी जानते हैं इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुई। फिर बोल रहा है औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन असरकारी था। असरकारी मतलब यहाँ कारगर से बोल रहा है, हाँ ठीक है, इफेक्टिव। तो औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन असरकारी था। फिर बोल रहा है औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य पेशा खेती करना एवं कपड़ा बनाना था, यानी सरल समाज टाइप। फिर बोल रहा है अधिकांश लोग गांव में रहते थे, सॉरी स्क्रीनशॉट लग रहा है आगे। फिर बोल रहा है कहाँ थे हम लोग, अधिकांश लोग गांव में रहते थे जो कि कृषक भूस्वामी लोहार चमड़ा श्रमिक जुलाहे कुम्हार चरवाहे थे। समाज छोटा था, यह स्तरीकृत था, लोगों की स्थिति उनका वर्ग परिभाषित था। तो एक तरीके से इंग्लैंड के बारे में बता रहा है कि पहले औद्योगिकरण के पहले इंग्लैंड कैसा था। हमेशा कोई भी समाज जब बढ़ता है तो शुरुआत छोटे से होता है, यानी सरल समाज से होता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो नियम कानून आगे आते आते क्या हो जाता है, एक जटिल समाज बन जाता है। फिर बोल रहा है औद्योगिकरण के साथ साथ शहरी केंद्रों का विकास एवं विस्तार हुआ। इसकी निशानी थी फैक्ट्रियों का धुआं और कालिख, नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़ भाड़ वाली बस्तियां, गंदगी और सफाई का नितांत अभाव। हम लोगों ने जब चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे तो उसमें ये चीज़ आई थी कि किस प्रकार औद्योगिकरण आया था। तो लोगों की जो गांव से लोग पलायन कर करके शहर की ओर जाते थे और वहाँ पर इतना ज़्यादा जनसंख्या हो जाता था कि शहर में एकदम गंदगी चारों तरफ होती थी। फैक्ट्रियों का धुआं जो निकल निकल के सभी जगह को एकदम काली कर देता था, जल जितने थे वो दूषित हो गए थे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये भी एक तरीके से क्या है, सामाजिक हम लोग क्या सामाजिक बदलाव, पूंजीवाद के कारण सामाजिक बदलाव थे। ठीक है, अब आया यहाँ पर
अंग्रेजी कारखानों में के मशीनों द्वारा तैयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए, क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी। इन बर्बाद दस्तकारों ने मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए खेती अपना लिया। अगर आप लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो किस प्रकार अंग्रेजों ने नई नई मशीनें लाकर जो भारत के जो दस्तकार या शिल्पकार थे उन लोगों का काम ही बंद कर दिया। उन लोगों को मजबूरन क्या करना पड़ा, बाद में खेती करना पड़ा। वैसे वो सब हाथ से सब काम करते थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा मशीन ला दिया गया तो मशीन से काम होने लगा, तो जो दस्तकार वगैरह लोग थे उनको काम मिलना बंद हो गया। ठीक है, जहाँ एक दस्तकार एक दिन में 10-12 बनाता था, मशीन उसको 100-150 बना देती थी, इसलिए उनका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या करें। समाजशास्त्र की अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य स्थिति में एक फिर से समाजशास्त्र की अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य स्थिति एक दृष्टि में। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि समाजशास्त्र का संबंध किस तरह सभी विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। वही बता रहा है सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से किसी रूप से संबंधित हैं तथा दूसरी ओर अलग भी हैं। सभी सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्र में भिन्नता है तथा इन सभी का केंद्र बिंदु सामाजिक प्राणी मानव है। जाहिर सी बात है, सभी सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्र में भिन्नता है। सभी विज्ञान जैसे वो आप कोई भी ले सकते हैं, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, या फिर अर्थशास्त्र विज्ञान, या कुछ भी आप ले सकते हो, इधर राजनीति विज्ञान। तो उसमें क्या होता है, क्षेत्र तो अलग है लेकिन सबका केंद्र बिंदु कौन है, मानव ही है। इनके आपसी प्रोत्साहन के द्वारा ही अनेक क्षेत्रों का अध्ययन सुचारू रूप से संभव है। समाजशास्त्र एक सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करता है तथा सभी विज्ञानों को एक सामान्य पटल पर ले आता है। समाजशास्त्र एक सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करता है। ठीक है, सभी विज्ञानों को एक समान पटल पर ले आता है, यानी समाजशास्त्र मानव का अध्ययन और समाज का अध्ययन करता है। तो जितने भी राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास या कुछ भी होते हैं वो समाज में ही तो होते हैं। तो एक तरीके से क्या करता है समाजशास्त्र, वो सभी को एक पटल पर लाकर रख देता है जहाँ पर ये सभी चीज़ें होती हैं। अब बोल रहा है यहाँ पर कि इस तरह सामाजिक जीवन को जटिलताओं का अध्ययन व विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। इस तरह सामाजिक जीवन को जटिलताओं का अध्ययन व विश्लेषण आसानी से किया जाता है, यानी जब एक तरीके से सभी विज्ञानों को एक पटल पर ला रख देगा तो वहाँ पर क्या होता है, अध्ययन करना आसान हो जाता है या विश्लेषण करना उनका आसान हो जाता है। अब बोल रहा है समाजशास्त्र और इतिहास में। अब देखो दोस्तों, चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, जब अगर आप बुक खोले होगे तो चैप्टर के लास्ट में क्या था, हम लोगों ने कंपैरिजन किया था किस प्रकार समाजशास्त्र इतिहास से क्या संबंध है, अर्थशास्त्र समाज का क्या संबंध है, राजनीतिक शास्त्र समाज का क्या संबंध है। तो मैं इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप जानते हो इसके बारे में, और मैं पढ़ूंगा तभी आप समझ जाओगे कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने आपके लिए ये नोट्स तैयार किया ताकि अगर कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि इसमें क्या संबंध है तो आप देख पाओ। ठीक है, वैसे मैं इसे डालना जरूरी नहीं समझ रहा था, लेकिन मेरे टीम वर्क ने इसको ऐड कर दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, पढ़ा देना चाहिए, अच्छा है, सबको जानकारी मिल जाएगी। तो देखते हैं, बोल रहा है समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध। संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने एवं उसकी सामग्री जुटाने में मदद करता है। वास्तव में समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर ही सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न करता है। तो जैसे कि दोस्तों हमें पता है जो समाजशास्त्र है वो कैसे सामाजिक संरचना के बारे में अध्ययन करता है, लेकिन जब वो सामाजिक संरचना के बारे में अध्ययन करता है तो उसके पीछे के जो चीज़ें रहीं उसके कैसे पता चलेगा, यानी कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, वो किस प्रकार पहले रहता था, आज कैसे है, तो किससे पता चलेगा, इतिहास पढ़ेगा तभी तो पता चलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या करता है। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा इसका केंद्र बिंदु ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। यहाँ बोल रहा है इतिहास क्या है, एक विशिष्ट विज्ञान है। ये हमेशा क्या करता है, पास्ट की चीज़ों को बतलाता है और उसका वर्णन करता है। फिर बोल रहा है समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करता है, लेकिन जो समाजशास्त्र है वो समाज में जितने भी समस्याएं हैं उनका तर्क वितर्क, उनका छानबीन, उनका विश्लेषण करता है। फिर बोल रहा है इसका समाधान निदान प्रस्तुत करता है, जबकि इतिहास केवल तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो वही समाजशास्त्र जो है वो जितने भी समस्याएं चल रही हैं समाज में उसको देखेगा, उस समस्याओं का निदान निकालेगा। लेकिन इतिहास क्या करता है, बस तथ्य का विवरण प्रस्तुत कर दिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे था, ओके, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समाजशास्त्र वाले क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नियम चेंज कर सकते हैं। फिर बोल रहे समाजशास्त्र एक विश्लेषणात्मक विधा है जबकि इतिहास एक वर्णनात्मक विधा है। जैसा कि आप जानते हैं समाजशास्त्र का संबंध वर्तमान में कुछ सीमा तक भविष्य से है। जाहिर सी बात है कि आज जो समाजशास्त्री कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य से जुड़ा हुआ है, ताकि आने वाले समय में लोग एक तरीके से सही नियम कानून पे बने रहें। वही बता रहा है कि यद्यपि इतिहास केवल अतीत का विश्लेषण करता है, समाजशास्त्र विविध घटनाओं में निहित समानता की व्याख्या करता है। यद्यपि इतिहास का केंद्र बिंदु समान घटनाओं में निहित भिन्नता रहता है। तो ये था दोस्तों समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध। आते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध।
ठीक है। राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है ये भी देख लेते हैं भैया। देखिए बोल रहा है समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। इसकी वजह यह है कि दोनों सामाजिक विज्ञान है लेकिन दोनों का कार्यक्षेत्र पृथक है। समाज पर राज्य के कानूनों का बहुत नियंत्रण रहता है। कानून के द्वारा राज्य समाज को परिवर्तनशील रखता है एवं इसके साथ ही इसमें सुधार लाता है। लेकिन परंतु कानून बनाते समय देश के रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं आदि का ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए समाजशास्त्री ज्ञान की आवश्यकता है। अब यहाँ बता रहा है कि समाजशास्त्र जो है राजनीति विज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। काहे? क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र जो है आप उसमें आप नियम कानून जो बनाते हो वो राजनीति के माध्यम से बनाते हो। तो क्यों बनाते हो? यहाँ पर सब मतलब नियम कानून बनाते हो तो आप धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर ही नियम, जैसे पंजाब के सिख लोग हमेशा पगड़ी पहनते हैं, उनको पगड़ी पहनने का अनिवार्य दे दिया गया है। ठीक है, वो हेलमेट न भी पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके कानून बने हैं। तो कैसे हुए हैं? समाज के चीज़ों को ध्यान रखते हुए कानून बनाए गए हैं राजनीति विज्ञान के द्वारा। ओके, आप समझ सकते हो। फिर बोला समाजशास्त्र को राजनीतिक विज्ञान का विस्तृत स्वरूप या आकार समझा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु मानव संगठन समूह का कोई एक आकार है, उदाहरण के लिए राज्य। लेकिन समाजशास्त्र मानव समूह के सभी रूपों या आकृतियों की व्याख्या करता है। राजनीतिक विज्ञान मानव प्राणियों के साथ किसी राज किसी से कहाँ गया, सॉरी रुकिए। हाँ, ये दोनों एक ही में है। प्राणियों के साथ किसी राजनीतिक परिदृश्य में व्यवहार करता है, ये पॉइंट नहीं रहेगा। जबकि समाजशास्त्र व्यक्तियों के परिवर्तन को राजनीतिक प्राणी के रूप में व्याख्या करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जबकि राजनीतिक विज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है जो मानव जीवन के राजनीतिक दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। फिर बोला समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के संबंध में बार्नेस ने लिखा है, समाजशास्त्र और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सिद्धांत में पिछले 50 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें अधिकतर समाजशास्त्र द्वारा सुझाए गए बतलाए हुए मार्ग के अनुसार हुए हैं। तो यहाँ पे बार्नेस ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि पिछले 50 साल में जितने भी राजनीतिक सिद्धांत के विषय में जितने भी बदलाव आए हैं या जितने भी नियम कानून आए हैं वो सब किसके माध्यम से आए हैं? समाज शास्त्र के माध्यम से ही आए हैं। यानी समाजशास्त्र ये अध्ययन करता है कि कैसे नियम लाए जाएं ताकि मानव समाज एक दूसरे से बराबर रहे। जो SC/ST एक्ट है या फिर जो भी आरक्षण के नियम हैं या ऐसे बहुत सारे समानताएं के नियम हैं जो समाजशास्त्र द्वारा ही लाए गए हैं। ठीक है, अब मनोविज्ञान में क्या संबंध है ये देख लीजिए आप। मनोविज्ञान को प्राय व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जाहिर सी बात है, यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के मध्य एक पुल का काम करता है, अपनी प्राथमिक रुचि एक व्यक्ति में रखता है लेकिन उसका इस बात से संबंध रहता है कि व्यक्ति किस संबंध सामाजिक रहता है कि व्यक्ति किस तरह सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। तो जाहिर सी बात है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में यही है कि मनोविज्ञान अध्ययन करेगा मानव के बारे में और समाजशास्त्र ये अध्ययन करेगा कि मानव किस प्रकार समाज में व्यवहार कर रहा है। तो एक तरीके से ये सब भी जुड़े हुए हैं। फिर बोल रहा समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी में सकारात्मक संपर्क है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है यद्यपि मनोविज्ञान व्यक्तियों का अध्ययन करता है, जैसा कि मैंने बताया। फिर समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु मानवों का समूह है जबकि मनोविज्ञान व्यक्तियों का अध्ययन करता है। बार बार एक ही बात बोल रहा है। फिर बोल रहा है समाजशास्त्र सामाजिक विधियों का व्याख्या करता है जबकि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है जैसे याददाश्त, ध्यान, सीखना आदि। ओके, अब अर्थशास्त्र में इनका क्या संबंध है ये देख लीजिए। आधुनिक समय में विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए लगे हैं। इसके अलावा जनसंख्या, आर्थिक नियोजन, निर्धनता, बेकारी आदि समस्याओं का अनन्य समाजशास्त्र में सामान्य रूप से किया जाता है। इस तरह दोनों ही विज्ञानों एक दूसरे से पर्याप्त मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर बता रहे आधुनिक समय में विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि कोई समाज क्यों पिछड़ा हुआ है या फिर कोई समाज क्यों आगे की तरफ अग्रसर है, तो ये सब अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र लोग क्या करते हैं, अर्थशास्त्र की मदद लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, लोग देखते हैं कि कितनी जनसंख्या गरीब है, कितने लोग बेकार बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। फिर बोला समाजशास्त्र समग्र समाज का वैदिक अध्ययन है जबकि अर्थशास्त्र समाज के केवल आर्थिक भाग का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक व्यापक विज्ञान है क्योंकि इसका केंद्र बिंदु सभी प्रकार के दृष्टिकोण है जबकि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। तो जो समाजशास्त्र है किसी समाज के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेगा, ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र है वो समाज के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों के बारे में यह अध्ययन करेगा कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है। ओके, फिर बोल रहा है व्यक्तियों की व्याख्या के लिए समाजशास्त्री उपागम जन सामूहिक हैं जबकि अर्थशास्त्र का उपागम व्यक्ति विशिष्ट है। और लास्ट में आता है सामान्यतः समाजशास्त्र का सरोकार सामाजिक संबंधों से है जबकि विशिष्ट विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र में केंद्र बिंदु केवल आर्थिक क्रियाकलाप है।
तो वही बता रहा है कि सामाजिक संबंधों से और समाजशास्त्र का संबंध और अर्थशास्त्र का संबंध केवल आर्थिक क्रियाकलाप से है। और लास्ट में तुलनात्मक अध्ययन का मैंने एक चार्ट बना दिया है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग इसे फिर से रीड कर लोगे। मैं इसे बस स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे, आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। समाजशास्त्र, हाँ सॉरी, इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और मनोविज्ञान में कैसे कैसे अंतर हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। और ठीक है, ये थे लास्ट चैप्टर। तो ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा नोट्स काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपके माइंड में, या फिर छोटे छोटे जो क्वेश्चंस रहे होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर राइटिंग में भी मदद मिलेगी इससे। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका प्लीज़ नोट्स लिख लीजिएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको ध्यान से निकल जाएगा। सिर्फ सुनने मात्र से ही कुछ नहीं होता है, आप छोटे छोटे पॉइंट बनाकर आप इसे अपने पास लिख कर रख सकते हो। तो चलिए, एक बार फिर से विदा लेने का समय आ गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पर काम करने जा रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी अन्य वीडियो के बारे में अगर कोई वीडियो चाहिए, या किसी अन्य सब्जेक्ट के बारे में, या किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। जैसा कि कमेंट आया तो मैंने इसे बनाया, और अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर करिए और उन्हें बताइए कि हाँ, यहाँ पर भी नोट्स है। और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम के लिए हमेशा तैयार रहिए। कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, भले ही पोस्टपोन हो रहे हैं एग्ज़ाम एक दो, लेकिन हमेशा आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से रेडी रहिए। क्योंकि अगर आप बीच में रास्ता छोड़ देते हैं तो बहुत सारे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि हमेशा आप तैयार रहें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें भी ऐसे ही मोटिवेट करते रहें ताकि हम लोग भी आगे वीडियोस अच्छे अच्छे लाते रहें आपके लिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है उनके पास बुक्स वगैरह ना हो, या फिर वो नोट्स ना पा रहे हैं, तो उन्हें भी शेयर करिए। अपने फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।